हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी को पता चल गया होगा कि सीजीपीएससी के अंतर्गत एसीएफ की कुल 178 नई वैकेंसी आई हुई है। और अगर आपने इसका सिलेबस ध्यान से देखा होगा तो इसमें कुल 2 पेपर होने हैं, यानी एसीएफ का जो एग्जाम होने वाला है सीजीपीएससी के अंतर्गत, यह कुल 2 सेक्शन में डिवाइड है। फर्स्ट है पेपर 1 और दूसरा है पेपर 2। दोनों ही जो पेपर है उसके 150 क्वेश्चन होंगे, यानी पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी कुल जो क्वेश्चंस होंगे 150 होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 200 2 ना 2 अंक का रहेगा। तो इस प्रकार ये भी 300 मार्क्स का और ये भी 300 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। अगर हम लोग पेपर 1 के पार्ट को देखें तो यह कुल 3 पार्ट में डिवाइड है और इस 3 पार्ट के अंतर्गत जो पहला पार्ट है उसमें छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, भाषा, हिंदी, अंग्रेजी व छत्तीसगढ़ी, यानी भाषा के अंतर्गत ये तीनों भाषा, हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी भाषा। फिर देखते हैं तीसरा पार्ट जो है सामान्य बुद्धिमत्ता व तार्किक योग्यता पर आधारित रहेगा। तो इस प्रकार इस पेपर 1 में कुल 3 सेक्शंस हैं। ये जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का पार्ट है ये वीडियो लेक्चर कंटिन्यू रहेगा और इसके अतिरिक्त जो आज नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है वो पेपर 2 से रहेगा। और पेपर 2 में अगर हम लोग सिलेबस में देखें तो कुल 7 सेक्शंस हैं, जिसमें पहला है रसायन विज्ञान, दूसरा है भौतिकी, तीसरा है जीव विज्ञान, फिर है प्रौद्योगिकी, पर्यावरण अध्ययन, कृषि विज्ञान और एक है वानिकी। इससे पहले अगर हम लोग एससीएफ एग्जाम में देखें तो ये कुल 5 सेक्शन में ही डिवाइड था, अर्थात रसायन विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण। इस बार जो इंक्लूड हुआ है नया वो है कृषि विज्ञान और वानिकी। तो पहले इसमें 30 क्वेश्चन आते थे पर पार्ट से, तो इस बार हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चंस की संख्या कम हो प्रत्येक पार्ट से, लेकिन सभी जो इसका पार्ट है यानी सभी सब्जेक्ट है उसका हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आपको सभी सब्जेक्ट को ही इसमें पढ़ना है। तो आज जो हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है पर्यावरण से, क्योंकि ये छोटा सा पार्ट है, जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पर्यावरण से। और पर्यावरण हालांकि आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कई क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो हो सकता है आप पहले नहीं जानते होंगे और हो सकता है जो एग्जाम्स में आए हों और आने वाले हों, ऐसे क्वेश्चंस को भी हम लोग आज इसमें करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नया सब्जेक्ट पर्यावरण। और पर्यावरण में हम लोग जो अगर सिलेबस देखेंगे तो उसमें जो पहला टॉपिक है तो जो पर्यावरण अध्ययन में पहला टॉपिक है हमारा जैव विविधता। और जैव विविधता के अंतर्गत सामान्य परिचय, परिभाषा व स्तर से रिलेटेड है। तो जो हमारा पहला पार्ट है सिलेबस का पर्यावरण के अंतर्गत वो जैव विविधता है और जैव विविधता के अंतर्गत हमें इसे सामान्य परिचय, परिभाषा और इसके स्तर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो जैव विविधता शब्द है, ये जो जैव विविधता शब्द है
ये आप देखेंगे तो इसको ब्रेक करने पर ये दो भागों से मिलकर बना हुआ है, जैव प्लस विविधता, जैव प्लस विविधता। और यहाँ जैव से आशय सजीव से है, जैव से आशय सजीव से है। और आप सभी जानते हैं कि सजीव के अंतर्गत केवल जीव जंतु ही नहीं आते, बल्कि जीव जंतु के साथ पेड़ पौधे और वनस्पतियां भी आती हैं। तो इस प्रकार सजीव या जैव से आप आशय निकालिएगा जीव जंतु प्लस वनस्पतियां, और विविधता से यहाँ आशय है भिन्नता, भिन्नता यानी अलग अलग प्रकार। तो जैव शब्द से आशय जीव जंतु प्लस वनस्पतियां और विविधता से भिन्नता या अलग अलग प्रकार। तो अगर इसको हम लोग परिभाषा के रूप में देखना चाहें तो इसकी कुछ परिभाषा इस प्रकार हो सकती है, किसी पारिस्थितिक क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाने वाले जीवों व वनस्पतियों की विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। तो इस प्रकार याद रखिएगा कि किसी भी पारिस्थितिक क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाने वाले जीवों और वनस्पतियों के विभिन्नता या अलग अलग जो प्रकार के जीव वहां पाए जा रहे हैं उसी को ही हम लोग कह दे रहे हैं जैव विविधता। तो ये तो हो गया सामान्य परिचय, लेकिन अगर हम लोग को इसमें जो पढ़ना है तो उसमें क्वेश्चंस किस टाइप्स का आएगा ये हमको देखना है। तो सामान्य परिचय के अंतर्गत कौन कौन से और क्वेश्चन आ सकते हैं उसको देखते हैं अब हम। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जैव विविधता शब्द पहली बार किसने दिया था, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दूसरा इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तीसरा आपसे बन सकता है क्वेश्चन कि यूएनओ द्वारा जैव विविधता दशक किस वर्ष को घोषित किया गया था। और इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमारे भारत के रिस्पेक्ट में जैव विविधता अधिनियम भारत में कब लाया गया था। ये क्वेश्चन आपके 2017 के एसीएफ में आ चुका है कि जैव विविधता अधिनियम भारत संसद से कब पारित हुआ था। तो इस प्रकार से सामान्य परिचय के अंतर्गत क्वेश्चंस आ सकते हैं। और अगर आप देखें तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वाल्टर जी रोसेन। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वाल्टर जी रोसेन जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था, वाल्टर जी रोसेन। हालांकि इसमें दो राय हैं, लेकिन आप इस नाम को याद रखिएगा। मैं केवल एक ही नाम बता रहा हूँ, वाल्टर जी रोसेन। इस नाम को आप याद रखिएगा कि इन्होंने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। दूसरा है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि 22 मई यानी 22 मई को ही जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तीसरा है जैव विविधता दशक। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2011 से 2020 वर्तमान का दशक, इसी दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। और ये किसके द्वारा घोषित किया गया है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2011 से लेकर 2020 को जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैव विविधता अधिनियम, तो भारत में जैव विविधता अधिनियम सन 2002 में आया था। यानी इस अधिनियम को किस नाम से भी जाना जाता है,
तो आप याद रखिएगा कि इसे जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम 2002 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हो गया सामान्य परिचय के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकता है आपसे पूछे जा सके। आगे हम लोग देखते हैं कि जैव विविधता के स्तर क्या क्या है। कई बुकों में स्तर को ही प्रकार बताया गया है, तो आइए देखते हैं जैव विविधता के स्तर। जैव विविधता के अगर हम लोग स्तर देखें तो यह मुख्यतः 3 स्तरों में डिवाइड है। जैव विविधता के 3 स्तर यहाँ बताए गए हैं, जिनमें पहला है आनुवांशिक जैव विविधता, ये सब आपके सिलेबस में अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सारी चीजें मिलेंगी, आनुवांशिक जैव विविधता। दूसरा है प्रजाति जैव विविधता, और तीसरा है पारिस्थितिकी जैव विविधता। ये 3 प्रकार के स्तर हैं जैव विविधता के। कई बुकों में इसको स्तर को जैव विविधता के प्रकार के नाम से भी बताया गया है, तो आप दोनों चीज याद रखिए, जैव विविधता के स्तर या जैव विविधता के प्रकार। वैसे ज्यादा एप्रोप्रिएट शब्द है जैव विविधता के स्तर, क्योंकि जैव विविधता का कोई प्रकार नहीं हो सकता, इसका एक स्तर होता है। और इसका सबसे पहला स्तर है आनुवांशिक जैव विविधता। आनुवांशिक जैव विविधता से यहाँ आशय निकाल सकते हैं आप कि किसी पारिस्थितिक क्षेत्र के अंतर्गत जो पाए जाने वाले विभिन्न प्रजातियां हैं, उनमें जो जीन संबंधी विभिन्नता आएगी या जीन संबंधी जो विविधता पाई जाएगी, उसे ही आनुवांशिकी जैव विविधता कहते हैं। यानी किसी पारिस्थितिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रजातियों में जीन संबंधी विविधता, यहाँ एक टर्म याद रखिएगा, जीन संबंधी विविधता, और किसमें, प्रजातियों में जीन संबंधी विविधता, उसी को कह देंगे आनुवांशिकी जैव विविधता। हालांकि यहाँ से कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। जैसे आप लोग तितली के बारे में जानते हैं, तितली एक प्रजाति है, जीवों की एक प्रजाति है तितली, और इस तितली की प्रजाति के अंतर्गत कई सारी उप जातियां पाई जाती हैं, जिनमें जीन संबंधी विविधता होती है। तो इसका आप बेस्ट एग्जांपल मान सकते हैं तितली। तितली एक प्रजाति है जिसके अंतर्गत बहुत सारी उप जातियां हैं। तो ये एक तितली में कौन सी जो जैव विविधता पाई जाएगी, आनुवांशिकी जैव विविधता। दूसरा आप एक एग्जांपल याद रखिएगा, घास। वनस्पति के अंतर्गत आप घास का एग्जांपल याद रखिएगा। घास में भी बहुत सारी प्रजातियों के अंतर्गत उप जातियां पाई जाती हैं, जिनमें आनुवांशिकी आधार पर विविधता पाई जाती है। और ये दोनों ही एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये दोनों एग्जाम्पल महत्वपूर्ण हैं। जीवों में सर्वाधिक जो आनुवांशिकी जैव विविधता है वो तितली में और घास में, वनस्पतियों में पाई जाती है। ये दोनों आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आपके एसीएफ 2017 में आया था, वो था कि भारत में सर्वाधिक आनुवांशिक जैव विविधता वाली जो फसल है वो कौन सी है। तो भारत में आप सर्वाधिक जो जैव विविधता, आनुवांशिक जैव विविधता वाली फसल है वो याद रखिएगा, धान की फसल है। इसी की सर्वाधिक आनुवांशिक जैव विविधता होती है। बहुत सारे हाइब्रिड धान हैं जो आनुवांशिक आधार पर आपके काउंट होते हैं, तो याद रखिएगा जो धान की जो फसल है वो सर्वाधिक आनुवांशिक जैव विविधता वाली फसल है हमारे भारत में। दूसरा याद रखिएगा प्रजाति जैव विविधता। अब प्रजाति जैव विविधता के बारे में याद रखिएगा कि किसी पारिस्थितिकी क्षेत्र के अंतर्गत, किसी पारिस्थितिकी क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाने वाली, किसी पारिस्थितिकी क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाने वाली जो प्रजातियों में भिन्नता है, प्रजातियों में भिन्नता,
या विविधता, इसी को हम लोग कह देंगे प्रजाति विभिन्नता। यहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये कोई पारिस्थितिकी क्षेत्र है, ये एक पारिस्थितिकी क्षेत्र है, और इस पारिस्थितिकी क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे यहाँ सांप भी रहेंगे, यहाँ भालू भी रहेगा, यहाँ मोर भी रहेंगे, यहाँ हिरण भी रहेंगे। इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पर प्रजातियां पाई जाती हैं, और ये एक पारिस्थितिकी क्षेत्र के अंतर्गत पाई जा रही है। तो ये अलग अलग प्रजातियों का पाया जाना ही प्रजाति जैव विविधता को प्रदर्शित कर रहा है। यानी प्रजाति जैव विविधता को यहाँ अलग अलग प्रजातियों का पाया जाना ही यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। तो ये दूसरा आप याद रखिएगा, ये प्रजातीय जैव विविधता है। तीसरा आप याद रखिएगा पारिस्थितिकी जैव विविधता। और आप याद रखिएगा पारिस्थितिकी जैव विविधता के बारे में कि ये जो पारिस्थितिकी जैव विविधता है, ये जो पारिस्थितिकी जैव विविधता है, ये एक बड़े भूभाग के लिए यूज होता है, और किसी बड़े भूभाग के अंतर्गत, किसी बड़े क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र में विविधता, किसी बड़े भूभाग के अंतर्गत पाए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता को ही उसकी पारिस्थितिकी जैव विविधता कहते हैं। तो यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल से इसको समझिएगा। जैसे ये हमारा भारत है, और भारत के अंतर्गत आप जानते हैं कि बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र हैं। इधर मरुस्थल, जो हमारे राजस्थान थार का मरुस्थल है, तो यहाँ पर मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाएगा। साथ ही साथ इधर पूरा उत्तरी हिमालय और पश्चिमी घाट पर्वतीय एरिया है, तो यहाँ पर्वत का पारिस्थितिकी तंत्र मिलेगा। आप मैदानी भाग में जाएंगे तो घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र मिलेगा। आप इधर कोस्टल एरिया में जाएंगे समुद्र तट में, तो समुद्र तट का पारिस्थितिकी तंत्र मिलेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र हमारे भारत के अंदर ही देखने को मिलते हैं, और इसी को ही कहते हैं पारिस्थितिकी जैव विविधता। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैव विविधता के 3 स्तर हैं, जिसमें सबसे छोटा स्तर जो है वो था आनुवांशिक जैव विविधता। फिर उससे ऊपर हम आए तो यहाँ पर देखा हमने प्रजाति जैव विविधता, और फिर ऊपर आए तो हम लोगों ने देखा जो बड़े भूभाग के लिए यूज हो रहा है वो है पारिस्थितिकी जैव विविधता। तो इस प्रकार यहाँ पर जैव विविधता के 3 स्तर याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और इस प्रकार बन सकता है कि जैव विविधता के मापन की विधियां। तो जैव विविधता के मापन की विधियां बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें जो प्रमुख विधि है वो 3 प्रकार की है। तो यहाँ पर एक नया टॉपिक देखते हैं जो हम लोग, छोटा सा है, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। तो ये है जैव विविधता की मापन की विधियां। जैव विविधता का मापन से यहाँ आशय है जिसमें जितना ज्यादा जिस क्षेत्र में विविधता रहेगी, जितनी ज्यादा भिन्नता पाई जाएगी प्रजातियों में, उसकी जैव विविधता उतनी ही ज्यादा होती है। और जैव विविधता मापने के लिए यहाँ पर 3 प्रकार की विविधता यूज की जाती है। एक है अल्फा विविधता या अल्फा जैव विविधता, अल्फा जैव विविधता। दूसरा विविधता का नाम है बीटा जैव विविधता, और तीसरा है गामा जैव विविधता। इस प्रकार से 3 प्रकार की मुख्यतः मापन की विधियां हैं, अल्फा, बीटा और गामा जैव विविधता। अल्फा जैव विविधता से आशा है कि किसी पारिस्थितिकी क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाने वाली प्रजातियों की संख्या जिसे गिना जा सकता है वो उसकी अल्फा जैव विविधता कहलाती है। यानी प्रजातियों की संख्या जिसे गिना जा सके उसे हम अल्फा जैव विविधता कहते हैं। अभी आगे इसको एग्जांपल से देखेंगे। इसके बाद जो सेकंड है वो है बीटा जैव विविधता।
और बीटा जैव विविधता से आशय है कि किसी पारिस्थितिकी क्षेत्र में, या इसको इस प्रकार लिखिए, एक पारिस्थितिकी क्षेत्र से दूसरे पारिस्थितिकी क्षेत्र में जाने पर प्रजातियों की संख्या में वृद्धि, एक पारिस्थितिकी क्षेत्र से दूसरे पारिस्थितिकी क्षेत्र में जाने पर नई प्रजातियों की संख्या में वृद्धि, यानी जो नई प्रजाति मिलेगी उसकी संख्या में वृद्धि या नई प्रजातियों की संख्या में जो परिवर्तन होगा उसे ही हम लोग बीटा जैव विविधता कहते हैं। अब ये दोनों को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे ये कोई पारिस्थितिकी क्षेत्र है और इस पारिस्थितिकी क्षेत्र के अंतर्गत ये 3 प्रकार की प्रजातियां हैं, ए, बी और ये सी। तो यहाँ पर कुल 3 ही प्रकार की प्रजातियां हैं। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ प्रजातियों की संख्या यानी अल्फा, हम लोगों ने जैसे अभी पढ़ा कि प्रजातियों की संख्या जिसे गिना जा सकता है, तो प्रजातियों की संख्या यानी अल्फा यहाँ हो जाएगी 3। इसी को ही अल्फा जैव विविधता कहते हैं। तो अल्फा जैव विविधता का अगर हम लोग यहाँ मापन करें तो यहाँ ए, बी, सी यानी कुल 3 ही प्रजातियां हैं। ये दोनों तो एक ही प्रजातियां हैं, ये भी एक प्रजाति है, ये भी एक प्रजाति है। तो कुल यहाँ 3 प्रकार की प्रजातियां हैं। तो इस प्रकार अल्फा की संख्या हो गई यहाँ 3। और अगर हम लोग दूसरे प्रकार की जैव विविधता की बात करें, बीटा जैव विविधता, तो ये एक और पारिस्थितिकी तंत्र लेते हैं जिसमें कुछ प्रजातियां हैं, बी, ए, बी, सी ले लिया हम लोगों ने। तो यहाँ फिर से सी लेते हैं, डी लेते हैं और ई लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अल्फा की संख्या 3 ही होगी, क्योंकि यहाँ पर भी 3 ही प्रकार की प्रजातियां हैं, सी, डी और ई। ये 3 प्रकार की प्रजातियां हैं। जबकि हम लोग अगर इस पारिस्थितिकी क्षेत्र से इधर की ओर मूव करें, यानी 1 से 2 पारिस्थितिकी क्षेत्र की ओर जाएं, तो यहाँ पर बीटा की संख्या में जो वृद्धि हो रही है, अब यहाँ आप देखिएगा ए, बी यहाँ है और सी यहाँ है, सी यहाँ भी है, यानी ये दोनों तो कॉमन हो गया। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो ये डी और ई, ये 2 नई प्रजातियां यहाँ से यहाँ जाने पर मिल रही हैं। तो इस प्रकार बीटा की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 2। और यही चीज हमने देखा कि एक पारिस्थितिकी क्षेत्र से दूसरे पारिस्थितिकी क्षेत्र में जाने पर नई प्रजातियों की संख्या में वृद्धि या परिवर्तन को हम लोग बीटा जैव विविधता कहते हैं। और आपने यहाँ देखा कि यहाँ 2 नई प्रजातियां डी और ई मिल रही हैं, तो इस प्रकार बीटा का मान 2 हो जाएगा। या फिर हम लोग यहाँ 2 से 1 में आए तो यहाँ से यहाँ आने पर भी हमें ये जो सी है वो तो कॉमन है, लेकिन यहाँ ए और बी इस प्रकार 2 प्रकार की प्रजातियां मिल रही है। तो यहाँ 2 से 1 में भी आने पर हमें जो बीटा की संख्या प्राप्त हो रही है 2 प्राप्त हो रही है। तीसरा प्रकार का जो जैव विविधता है ये संपूर्ण जैव विविधता का मापन है। अर्थात अगर हम लोग अल्फा जैव विविधता और बीटा जैव विविधता के मान को मिला दें तो इन दोनों का योग ही गामा जैव विविधता कहलाता है। तो इस प्रकार ये जो पहला टॉपिक था जैव विविधता के अंतर्गत, जिसमें हम लोगों ने सामान्य परिचय, परिभाषा और इसके जो स्तर हैं उनके बारे में देखा। आगे जो पार्ट है इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।